बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने सेकेंड यूनिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का आगाज़ किया था और आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से कुछ जो शुरू के कुछ टॉपिक्स थे वो एक्सप्लेन किए थे। आज के इस लेक्चर में हम वहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे। आज का जो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है और इसके बाद फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आपने देखा, कल हमने हाई पोलैरिटी या सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की डिस्कस की थी और इसकी बेसिस के ऊपर जो रोल ऑफ वाटर है उसको पॉइंट आउट किया। फिर इसके अलावा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया था और कोहीजन एंड एडहीजन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज वाटर की हम डिस्कस कर चुके हैं और इसकी बेसिस के ऊपर जो वाटर का रोल डिटरमिन हो रहा है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, high specific heat of vaporization, lower density of ice, ionization property and protection properties पर मुश्तमिल है। और इन प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर रोल ऑफ वाटर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग बींग्स में वाटर क्या रोल परफॉर्म कर रहा होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं दैट द अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज भी ले सकते हैं आप, या यहाँ पर आप जॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूनिट एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज और नंबर ऑफ जॉल्स रिक्वायर्ड पर यूनिट mass of a substance for the minimum increase in its temperature. That minimum increase in its temperature would be 1 degree Celsius or 1 Kelvin. 1 Kelvin rise किसी भी substance के अंदर या 1 degree centigrade rise किसी भी substance के अंदर ये minimum increase in temperature suppose किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी substance का temperature पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से वो टेम्परेचर राइज करके 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो इस राइज को मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर माना जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में अगर टेम्परेचर पहले उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और बढ़कर वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इसको भी मिनिमम इंक्रीज कहा जाएगा। ये सेंटीग्रेड में भी यूनिट हो सकता है टेम्परेचर का, या केल्विन में भी हो सकता है। तो बहरहाल किसी भी यूनिट मैस, यहाँ पर ख़ास तौर पर इस चीज़ को जहन में रखना है। तो ये यूनिट मैस ऑफ सब्सटेंस से यहाँ पे मतलब होगा कि जैसे 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम भी हो सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस उसके यूनिट मैस में जो मिनिमम इंक्रीज के लिए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें वाटर की टर्म्स में, अगर वो सब्सटेंस वाटर हो सपोज कर लें, क्योंकि वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है ना, वाटर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो अगर फर्ज कीजिए कि वो सब्सटेंस वाटर है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर ऑफ कैलोरीज उसके 1 ग्राम के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और देखेंगे कि उस 1 ग्राम के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कब आता है। तो जितने नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब होने से 1 ग्राम ऑफ वाटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज आएगा, उतने नंबर ऑफ कैलोरीज उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, और इसकी अगर आप वैल्यू ऑब्जर्व करें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, तो वो है 1 कैलोरी पर ग्राम, और उससे टेम्परेचर उसका जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होगा। बज़ाहिर आपको ये अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम महसूस हो रहा है कि 1 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको दीगर सब्सटेंसेस के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जो भी कोई सॉलिड्स हैं, मिसाल के तौर पर आयरन है या फिर कोई और
आप इस तरह की कोई मेटल ले लें तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से कहीं कम होती है। और इवन जो लिक्विड्स होते हैं जैसे अल्कोहल है या फिर इसके अलावा बेंजीन और अदर काइंड ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस, उनकी भी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इससे कम है, यानी 1 कैलोरी से कम है। वो उनके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए इससे कहीं कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो दरअसल वाटर हैज हायर हीट कैपेसिटी। ओके, तो वाटर की जो हायर हीट कैपेसिटी है इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी, लेकिन इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि ये जो 1 कैलोरी इट इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आप लोग ये यूनिट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इधर भी आपने ये याद रखना है कि 1 कैलोरी चूंकि 4.18 जूल्स के इक्विवेलेंट है, लिहाजा अगर आपसे स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू पूछी जाए तो वो 4.18 जूल्स पर ग्राम भी कहला सकती है, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ओके, तो इस हवाले से अगर आपसे मैं पूछता हूं कि भाई देखो, एक जो कैलोरी है उसकी 1 ग्राम के अंदर 1 कैलोरी अगर एब्जॉर्ब हो तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है। तो मैं इसी मुनासबत से अगर आपसे पूछता हूं कि बताइए कि 1 ग्राम वाटर के अंदर अगर 2 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हो, 1 कैलोरी पर ग्राम, अभी आपको ये स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू मैंने आपको बताई है, तो अगर यहाँ पर 1 ग्राम के बजाय 2 ग्राम ऑफ वाटर हो तो इसमें फॉर द इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जैसे हमने ये ग्राम डबल किया है, ये मैस डबल किया है, तो यहाँ पर हम अब एनर्जी भी उसकी वैल्यू भी डबल कर देंगे, यानी 2 कैलोरीज आर नाउ रिक्वायर्ड टू रेज द 2 ग्राम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी टेम्परेचर वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही राइज करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि भाई 3 ग्राम, आपके पास अगर 3 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर भी आपने सेम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, तो ऐसी सूरत में कितने कैलोरीज एब्जॉर्ब होने चाहिए? तो क्या आंसर होना चाहिए भाई यहाँ पर? 3 कैलोरीज। वेरी गुड। और इसी तरह से अगर यहां पर किलोग्राम हो, यहां पर ग्राम्स के बजाय किलोग्राम हम यूनिट ले रहे हैं, 1000 टाइम्स हमने मैस को इंक्रीज कर दिया, तो फिर ये कैलोरीज भी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, 1 किलो कैलोरी। सो 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम टू रेज द टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह से 1 कैलोरी पर ग्राम टू रेज द टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों में से करेक्ट वैल्यू कौन सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट, तो आपका क्या ख्याल है दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है? और बोथ ऑफ देम आर करेक्ट और नन ऑफ देम इज करेक्ट, क्या आंसर होना चाहिए? तो एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, क्योंकि दोनों में एक ही एक्सप्रेशन शो की गई है, तो इस वजह से दोनों वैल्यूज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर किसी ऑप्शन के अंदर 1 कैलोरी पर किलोग्राम लिखा हुआ हो या 1 किलो कैलोरी पर ग्राम लिखा हुआ हो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी तरह से 1 कैलोरी पर ग्राम और यहाँ जो टेम्परेचर राइज दिखाया है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 10 दिखाया हुआ है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये आपने केयरफुल रहना, इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा, तो ये जो अभी हमने बात की कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इस तरह से 1 कैलोरी पर ग्राम, तो अभी मैंने आपको ये सिर्फ मैस इंक्रीज करके उसकी मुनासबत से नंबर ऑफ कैलोरीज इंक्रीज करके दिखाए थे। लेकिन अगर मैं आपसे अब पूछता हूँ कि देखो मैस उतना ही है 1 ग्राम, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें, तो अब कितनी कैलोरीज एब्जॉर्ब होनी चाहिए? क्या आंसर होगा भाई? 2 कैलोरीज। वेरी गुड। ठीक है, 2 कैलोरीज अब एब्जॉर्ब होंगी तो टेम्परेचर उसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाएगा उसी 1 ग्राम वाटर का। ठीक हो गया। तो आपने इसी तरह से अब हम अगर ये मैथ्स को कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ टेम्परेचर को राइज करते जा रहे हैं, तो इस राइजिंग टेम्परेचर के साथ आप देखेंगे कि हीट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें, तो इसके लिए 3 कैलोरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीट है ये डिपेंड कर रही है मैस और साथ टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर
मैस में इंक्रीज आएगा तो उसी रेशो से हीट के अंदर भी इंक्रीज आएगा, और अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है तो उसी रेशो से हीट में भी इंक्रीज आएगा, और अगर दोनों के अंदर इंक्रीज आता है तो दोनों की मुनासबत से आप इसको इंक्रीज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाता है कि सपोज ये इस तरह से हम लिखते हैं कि फॉर 2 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो पहले आप ये मैथ के अकॉर्डिंग उसको डबल करें और फिर इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डबल करें, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, कितनी कैलोरीज, 4। वेल डन। सो 4 कैलोरीज। तो इस तरह से ये हीट इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो ये वाली एक्सप्रेशंस भी आपने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब आप आए कि हमने बात की वाटर हैज हायर हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस। दूसरे तमाम सब्सटेंसेस के मुकाबले में अल्लाह ताला ने वाटर के अंदर ये एबिलिटी रखी है कि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके अपने टेम्परेचर में बहुत कम इजाफा होता है। इसको कहते हैं हाई हीट कैपेसिटी। और जिस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी लो होगी तो वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके ज़्यादा टेम्परेचर रेज करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज करो कि ये एक आयरन का पीस है, दिस इज सपोज आयरन, और ये आयरन तकरीबन कोई 5 kg है, 5 kg आयरन। और अगर हमने इसके पैरेलली यहाँ पर किसी बीकर के अंदर यही 5 kg वाटर रखा हुआ हो, इफ वाटर 5 kg वाटर इज प्रेजेंट इन बीकर, और दोनों को हम बिल्कुल एक जैसी हीट प्रोवाइड करें, यानी आप इनको सनलाइट के अंदर, एक जैसी सनलाइट के अंदर एक्सपोज कर दें फॉर 1 आवर, तो जाहिर है कि 1 घंटा जब ये एक्सपोज होंगी ये दोनों चीज़ें तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन आप अगर आफ्टर 1 आवर इनका टेम्परेचर मेजर करें, शुरू में जो टेम्परेचर था सपोज करें इनका सेम था, लेकिन आफ्टर 1 आवर इनका टेम्परेचर मेजर करें तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आयरन का या वाटर का? कोई अंदाज़ा हो सकता है आपको? आयरन का ज़्यादा होगा। ठीक है, आयरन का क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आयरन की हीट कैपेसिटी वाटर से ज्यादा है या आयरन की हीट कैपेसिटी वाटर से कम है? क्या रीजनिंग होगी यहाँ पे? कम है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना? हाँ जी, बिल्कुल, उस पे आते हैं हम। तो यहाँ पर हम रीजनिंग करेंगे कि सिंस आयरन हैज लोअर हीट कैपेसिटी देन वाटर, देयरफॉर इट शोज मोर टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर। ठीक है, जबकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो अगर आपको इस तरह से 2-3 सब्सटेंसेस दिए हुए हों और आपको कहा जाए कि इसमें 1 घंटे के बाद टेम्परेचर में इतना इजाफा हुआ इनमें जब इनको एक्सपोज किया हमने सनलाइट के अंदर, तो अब बताओ कि इन सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होगी? तो जिसमें सबसे कम इजाफा हुआ होगा टेम्परेचर में उसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, तो अब ये जो वाटर की हायर हीट कैपेसिटी है, इसको हम रीजनिंग करते हैं कि बाकी सब्सटेंसेस के मुकाबले में वाटर के अंदर हीट कैपेसिटी ज्यादा कैसे है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर हैज रिलेटिवली वेरी हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। असल में होता क्या है कि जब कोई हीट एब्जॉर्ब होती है ना, तो ये जो एब्जॉर्ब्ड हीट है, एब्जॉर्ब्ड हीट, ये 2 काम करती है। दिस एब्जॉर्ब्ड हीट when it is absorbed in a substance, it performs 2 activities. One of them, it causes the breakdown of bonding. क्या काम करती है ये उसकी बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन करती है। इट कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्डिंग। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है इट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट कॉजेज increase in temperature. It causes increase in temperature. So absorbed heat actually performs these 2 activities. When it is absorbed in a substance, it causes these 2 activities. It increases the temperature of that substance and it also causes the breakdown of the bonding. अच्छा, अब अगर उसकी ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी टाइट हो तो ऐसी सूरत में वो जो थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब हो रही है उससे ये काम तो होना कोई नहीं है। उससे फिर क्या होगा? उससे सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर बॉन्डिंग वीक है तो जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो पहले इस काम में यूटिलाइज होती रहेगी, तो
तो ये जो सेकंड एक्टिविटी है वो कम परफॉर्म करेगी। तो यही हालत यहाँ पर वाटर के साथ है। तो वाटर के अंदर जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज वेरी वीक बॉन्डिंग। सो व्हेन वाटर एब्जॉर्ब हीट, much of its heat is utilized in the breakdown of this hydrogen bonding, और बहुत कम हीट ऐसी होगी जो कि उसके टेम्परेचर में इंक्रीज का सबब बनेगी। जैसे आप देखिए, बिकॉज मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ज्यादातर इसमें जब खर्च हो जाएगी, सो देयरफॉर इट डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी उसके टेम्परेचर में इजाफे का सबब बहुत कम हीट बन रही होगी, ज्यादातर इस काम के अंदर यूटिलाइज होगी। आयरन में ऐसा नहीं हुआ था, आयरन के अंदर बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, लिहाजा आयरन में जो थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी वो उसकी बॉन्डिंग को डिसरप्ट नहीं कर पाएगी, वो यूटिलाइज नहीं होगी, और वो सारी की सारी हीट इस सेकेंड एक्टिविटी में इस्तेमाल होगी, और इस वजह से आयरन का टेम्परेचर वाटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा रेज कर जाएगा। सो आपने ये रीजनिंग याद रखनी है कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इस तरह से अपने आप को एग्जिबिट कर रहा है। तो अब इस सारे सिनेरियो के बाद ये जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, इसकी बुनियाद पर वाटर का क्या रोल डिटरमिन हुआ लिविंग बॉडीज के अंदर। सो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। द रोल ऑफ वाटर इन लिविंग बॉडीज इज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। इट एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन लिविंग बॉडीज एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम थर्मल शॉक्स। लिविंग बॉडीज में जो थर्मल शॉक्स हो सकते हैं, थर्मल शॉक्स का मतलब है कि एनी डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसको कहते हैं थर्मल शॉक। सो लिविंग बॉडीज में किसी किस्म के थर्मल शॉक को प्रिवेंट करने में वाटर बड़ा अहम रोल परफॉर्म करता है अपने इस हीट कैपेसिटी वाले प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से ये एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम कर रहा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होने के बावजूद हमारी बॉडी के टेम्परेचर में बहुत कम राइज आएगा। मिसाल के तौर पर सपोज कीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर 70% है वाटर। सपोज क्या, बिल्कुल हकीकत है। आप सपोज ये कीजिए कि 70% वाटर के बजाय 70% आयरन अगर भरा हुआ होता बॉडी के अंदर, फर्ज कर लें कि आयरन 70% हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, तो आयरन की हीट कैपेसिटी तो बहुत ही लो है। तो ऐसी सूरत में अगर हमारी बॉडी के अंदर ये हीट एब्जॉर्ब होती तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेवरल डिग्री राइज कर जाता। देखो 70% हमारे पास चूंकि वाटर है ना, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी शख्स का बॉडी वेट उसका अगर 100 किलोग्राम है और उसके अंदर वाटर कितना होगा, तो हमने ये अज्यूम किया था कि 70% वाटर है, तो इसका मतलब है कि वहां पर 70 kg वाटर होगा, 70 kg वाटर। ठीक है, तो 70 kg वाटर उसके अंदर होगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये 1 kg वाटर के अंदर हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ वाटर, और इससे टेम्परेचर कितना राइज करेगा, जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यहां पर 70 किलोग्राम इस बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है तो इस शख्स की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए तकरीबन कोई 70 किलो कैलोरीज एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये बॉडी 70% आयरन पर मुश्तमिल होती तो आप अंदाजा करें कि अगर ये 70 किलो कैलोरी हीट इस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती तो इसका टेम्परेचर सेवरल डिग्री राइज कर जाता। लेकिन ये वाटर ही है जो इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बावजूद बहुत कम टेम्परेचर राइज शो कर रहा है। सो ये इसका एक बड़ा अहम रोल है हमारे बॉडी के अंदर। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गर्मियों में ये जो ख़ास तौर पर सिंध के इलाके हैं या पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं, वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ती है, तो उन इलाकों में आपने देखा होगा कि ये हीट वेव्स आती हैं, तो हीट वेव्स की वजह से वहाँ पर ये थर्मल शॉक्स का शिकार हो जाते हैं लोग। तो वो थर्मल शॉक्स का कैसे शिकार होते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो जब धूप में एक्सपोज होते हैं तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है। तो जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो ऐसी सूरत में फिर वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस तरह से वो कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल पानी पीते जा रहे हैं और स्वेटिंग होती जा रही है और
आपकी बॉडी का वो जो 70% वाटर है वो कम नहीं होने दे रहे आप, तो बेशक जितनी मर्जी गर्मी में एक्सपोज हो फिर कुछ नहीं होगा जी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़ी ही फेवरेबल है, और एक्वेटिक लाइफ इस प्रॉपर्टी की वजह से ये कहते हैं कि आई लव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो ये ऐसा क्यों कहते हैं? असल में ये जो भी कोई एक्वेटिक बॉडी होगी, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, सी और ओशन, तो वहाँ पर चूंकि पूरे का पूरा मीडियम है ही वाटर, तो वो जो पूरा मीडियम है उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हीट भी अब्जॉर्ब करे, तो उनके इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर राइज बहुत कम आता है। जबकि हम जिस मीडियम के अंदर रह रहे हैं ना, ये जो टेरेस्ट्रियल मीडियम है, तो इस टेरेस्ट्रियल मीडियम में नीचे सरफेस हार्ड लैंड पर मुश्तमिल है और ऊपर ये गैसेस मौजूद हैं, और ये इन दोनों की जो हीट कैपेसिटी है वो वाटर से बहुत कम है। लिहाजा हमारे इधर लैंड इन्वायरमेंट में जब भी गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, लेकिन एक्वेटिक लाइफ ये बड़े मजे में रहती है, बेशक जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। सो देयरफॉर दे से दैट आई लव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हाँ जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। Specific heat of vaporization can be defined as the amount of heat in terms of number of calories or number of joules required by per unit mass of liquid substance to be vaporized. Vaporize होने का मतलब क्या होता है? Vaporize होने का मतलब है conversion from liquid to gaseous form. Liquid से gaseous form में जो conversion है, that conversion is actually वेपोराइजेशन। तो इस वेपोराइजेशन के लिए एक यूनिट मैस में जितने नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब होंगे तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। इसको आप यूं रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाटर के नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज। वाटर के ग्राम को कंप्लीटली वेपोराइज करने के लिए जो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी वो दरअसल स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कहलाएगा, और उसकी वैल्यू है 574 कैलोरीज पर ग्राम। अगर एक ग्राम के अंदर 574 कैलोरीज एब्जॉर्ब हो जाएं तो वो ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में नजर नहीं आएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो सारे के सारे टूट चुके होंगे। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो 574 कैलोरीज हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। अगर 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए तो बताओ 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा भाई? तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 574 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से 3 ग्राम के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, और बिल्कुल इसी तरह से आप किलोग्राम के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर बनता है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट expression of specific heat of vaporization of water, A और B, which one is correct? तो आंसर क्या होना चाहिए? Both या none या A और B? Both. So both are correct expressions. Very good. ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही expression given है। बट अगर ऑप्शंस के अंदर ये यूं लिखा हुआ होता 574 कैलोरीज पर किलोग्राम, सो क्या ये बात दुरुस्त होती? No. इसी तरह से 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ये भी गलत हो जाता। ठीक है, तो आपने केयरफुल रहना है कि ऑप्शंस में कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्साइटेड हो जाएं 574 वर्ड देख के और फौरन इसकी तरफ आप भागें, तो ये जरा केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखो, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का एक इफेक्ट ये होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और वेपोराइज होता है तो वो दरअसल उसका जो रिमेनिंग कंटेंट है उसके अंदर टेम्परेचर में कमी आती है। मिसाल के तौर पर जैसे ये बीकर है और इसके अंदर वाटर हमने ऐड कर दिया, 1000 ml वाटर इज एडेड, और इसके नीचे हमने जला दी है कोई शम्मा समझते हैं, मोमबत्ती। ठीक है, तो ये मोमबत्ती जल रही है और इसको हीट मिल रही है। ओके, बचपन में हम इस तरह से ये बहुत ड्राइंग बनाते होते थे और ये यूं इस तरह से इसको रोता हुआ दिखाते थे। तो ये इस तरह आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बीकर को, और बीकर को जैसे जैसे ये हीट मिल रही है तो बीकर के अंदर जो वाटर है वो हीट गेन करने की वजह से वेपोराइज हो रहा है। वेपोराइज
तो इसमें से जस्ट 2 ml जब वेपराइज होगा, एवोपरेट करेगा वाटर, तो बिकॉज ऑफ द एवोपरेशन ऑफ जस्ट 2 ml ऑफ वाटर, तो इसमें मिसाल के तौर पर पहले इसका टेम्परेचर कुछ भी था, लेकिन हीट एब्जॉर्ब होने पर वो टेम्परेचर ज़रा सा ऊपर गया। सपोज करो कि पहले इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो वो टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। बट इस दौरान में 2 ml वाटर एवोपरेट कर गया, और वो वाटर जो एवोपरेट करता है तो वो जो हीट उसने गेन की हुई होती है वो उसको लेकर निकल जाता है, जो वो एनर्जाइज वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाकी अंदर है। तो इस तरह से इस वाटर का टेम्परेचर दोबारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेस हो जाएगा by the evaporation of just 2 ml of water. Again temperature will decrease up to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मजीद हीट एब्जॉर्ब होगी, फिर मजीद टेम्परेचर दोबारा ऊपर जाएगा, लेकिन अगेन जैसे ही 2 ml वाटर एवोपरेट करेगा तो टेम्परेचर फिर डाउन हो जाएगा। यानी अगर इसको ये मॉडरेट हीट मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा ना हो कि आप इसके नीचे चूरा तेज़ कर दें, ठीक है, आप इसको अगर मॉडरेट हीट दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर ज़रा सा ऊपर जाता है, लेकिन एवोपरेशन की वजह से फिर नीचे आ जाता है, मॉडरेट हीट की ज़रा ऊपर जाएगा, एवोपरेशन की वजह से फिर नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग ये आजकल 50 डिग्री सेंटीग्रेड में एक्सपोज हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमारी बॉडी का टेम्परेचर यूँ राइज होने लगता है, तो फ़ौरन स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से फिर टेम्परेचर नीचे, फिर इसी तरह से हीट एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर राइज करने लगता है, स्वेटिंग होती है फिर नीचे, तो यूं हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। यानी आपने नोटिस किया कि वाटर की जो प्रॉपर्टी थी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर ने क्या रोल परफॉर्म किया। तो दरअसल वाटर एक्ट एज अ कूलिंग एजेंट, आप कहेंगे कि इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर वाटर एक कूलिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, कि जैसे ही हीट एब्जॉर्ब होती है और ये एवोपरेट करता है तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है रिमेनिंग सिस्टम के अंदर। सो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर ना हो तो ये कूलिंग इफेक्ट भी नहीं आएगा। ये जो अभी हम कह रहे थे ना कि जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में एक्सपोज होते हैं तो कोलैप्स कर जाते हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि जब हमारी बॉडी का वाटर लॉस हो जाएगा तो ये कूलिंग इफेक्ट भी नहीं आ रहा होगा, और कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा तो ऐसी सूरत में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर बॉडी का रेस करता चला जाएगा, एंजाइम डैमेज हो जाएंगे और डेथ वाक़ हो जाएगी। तो ये इसी तरह से बाज़ लोगों के साथ होता है, वो पानी कम पीते हैं, गर्मी की हालत में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, लेकिन जब वो पानी नहीं पी रहे होते हैं तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक हद तक स्वेटिंग करेंगे ना। अगर पानी वाफर मकदार में होगा तो वो स्वेटिंग करेंगे, अगर पानी कम हो गया है तो वो स्वेट बनाना छोड़ देते हैं। अब जब ये स्वेट ग्लैंड स्वेट ही नहीं बनाएंगे, स्वेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो एवोपरेट नहीं करेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन नहीं होगा, वो इस तरह से हीट करता चला जाएगा। ये उसी तरह से जैसे किसी गाड़ी का रेडिएटर ख़राब हो जाए ना, तो वो उसका इंजन हीटअप होता चला जाता है और उसके बाद वो कोलैप्स कर जाता है वो इंजन। बिल्कुल इसी तरह हमारे स्वेट ग्लैंड्स हमारे रेडिएटर्स हैं, तो ये अगर स्टॉप कर देते हैं अपनी एक्टिविटी, एवोपरेशन नहीं होती है, तो फिर इस तरह से हम कोलैप्स कर जाते हैं। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ दरअसल हमें थर्मल शॉक से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। दीज टू प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, बोथ ऑफ देम प्रिवेंट आवर बॉडीज फ्रॉम थर्मल शॉक्स। Now another very interesting property of the water is hydrophobic exclusion. Hydrophobic exclusion, इसको आमतौर पर डिफाइन किया जाता है that the reduction of contact area between water and the hydrophobic substances. ये दोनों जो है ना लड़ाई करते हैं आपस में, वाटर और हाइड्रोफोबिक, दे डोंट लाइक ईच अदर। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग सब्सटेंसेस, ये वाटर के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करते। तो जब भी ये दोनों इकट्ठे होते हैं ना, तो ऐसी सूरत में वाटर कोशिश करता है कि इनको दूर करे अपने से, वाटर इनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो वाटर का और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट एरिया, उसके अंदर रिडक्शन आएगी, रिडक्शन जब भी ये दोनों कंबाइन होंगे। सो दैट रिडक्शन ऑफ द कांटेक्ट एरिया बिटवीन द वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्लेस्ड इन वाटर, दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इसको हम इस तरह समझते हैं, देखो जैसे ये एक मीडियम है जो कि वाटर पर मुश्तमिल है, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये नन्हे मुन्ने से जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पूरा एक वाटरी मीडियम है, एंड वी हैव प्लेस्ड सम ऑयल ड्रॉप्स इन इट। अब ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं जब ये पानी के अंदर डालें
तो ये अपने आप को अजनबी महसूस करेंगे, बिकॉज ऑयल इज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो कि आपने पानी में डाल के उसको शेक कर दिया, अब वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं इधर उधर, बट सिंस दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो वाटर क्या करता है कि ये जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स यूं इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना, तो ये कोशिश करता है कि इन सबको यूं इकट्ठा कर दें ताकि इनके साथ कॉन्टेक्ट एरिया जितना कम से कम हो सके वो करेगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। यानी आप देखेंगे कि उस पानी के अंदर वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आपने डाले थे, रफ्ता रफ्ता वो ऑयल ड्रॉपलेट्स आपस में फ्यूज करना शुरू कर देंगे और उनकी फ्यूजन से यूं एक बिग ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर वो बिग ड्रॉपलेट भी पानी के अंदर यूं सस्पेंड करता 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 फिर वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, और जब वो सरफेस पे फ्लोट करेगा तो सिर्फ उसकी निचली सतह जो है वो पानी के साथ कांटेक्ट में होगी और ऊपर वाली सरफेस उनकी हवा में एक्सपोज हो जाएगी। ये क्यों ऐसा हुआ है? ये दरअसल वाटर ने किया है, क्योंकि वाटर इनको बर्दाश्त नहीं कर रहा। वाटर की तो कोशिश है इनको निकाल ले, बाहर करें, लेकिन अब बस नहीं चल रहा। तो बहरहाल जितना भी कॉन्टैक्ट एरिया कम से कम ये कर सकता था इसने किया। This reduction of the contact area between water and hydrophobic substances which are placed in water is known as hydrophobic exclusion. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आपने नोटिस की है वाटर की, इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है हमारे बॉडीज के अंदर। और वो रोल क्या है कि असल में हमारे बॉडी के अंदर कुछ लिपिड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लिपिड्स। उन लिपिड्स को कहते हैं जस्ट अ मिनट, उन लिपिड्स को कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है जी, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स ये बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये फॉस्फोलिपिड आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि लिपिड बाइलेयर बन जाएगी, या फिर ये माइसील बनेगा या लिपोसोम फॉर्म होगा। यानी वाटर की ये जो प्रॉपर्टी थी, ये दरअसल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। लिपिड बाइलेयर्स जो होती हैं वो इस प्रॉपर्टी की वजह से एस्टैब्लिश होती हैं, क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इन के दो एंड्स हैं। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज वन हाइड्रोफिलिक हेड एंड टू हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये हमेशा कोशिश करती हैं, बल्कि ये नहीं, वाटर कोशिश करता है कि इनको दूर करे अपने से। ठीक है, हेड चूंकि हाइड्रोफिलिक है तो वाटर कोशिश करता है कि हेड के साथ इसका कांटेक्ट ज्यादा रहे, टेल के साथ ना हो। लिहाजा अगर आपने पानी के अंदर चंद एक फॉस्फोलिपिड्स डाल दिए तो वो फॉस्फोलिपिड इस तरह से माइसील बना लेंगे। व्हाट इज माइसील? माइसील एक छोटा सा एक क्लस्टर होता है फॉस्फोलिपिड्स का, इन विच ऑल द फॉस्फोलिपिड्स arrange in such a way that their tails face each other. This is a small spherical cluster of the phospholipids in which they are arranged in such a way that their tails face each other. अब देखो, this is called mycel. ये mycel बन जाएंगे ऐसे करके। तो ये जब ये mycel बन जाता है तो surface of the mycel would be hydrophilic in nature, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स थी वो अंदर आपस में एक दूसरे के सामने इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगी बाय मींस ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इनके दरमियान ये जो इंटरेक्शन बना है इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये सारी टेल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग जाएंगी और ये माइसील बन जाएगा। माइसील कब बनेगा? व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर देयर इन द वाटर। बट अगर थोड़े से ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स आपने डाल दिए वाटर के अंदर, दे विल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लिपोसोम। नाउ व्हाट इज लिपोसोम? लिपोसोम इज अ स्फेरिकल सैक। ये एक छोटा सा स्फेरिकल सैक होगा, एंड दिस स्फेरिकल सैक हैज टू लेयर्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी, एंड इन बोथ लेयर्स द फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन such a way that their hydrophobic tails will face each other. तो इस तरह के स्फेरिकल सैक क्या कहलाता है? लिपोसोम। और फिर इसी तरह से इफ large number of phospholipid molecules are added in the water medium, so these phospholipid will arrange in such a way that their hydrophobic tails will face each other and they will make a lipid bilayer membrane. तो इस तरह से ये एक membrane बनेगी। ठीक है, ये bilayer sheet एक membrane बनेगी अगर ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स हों,
और अगर नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड कम हो तो लिपोसोम पॉसिबल है, और अगर ये बहुत कम है तो फिर ये माइसील फॉर्म होगा। तो आपने देखा ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, लिपोसोम, माइसील एंड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट इज मेम्ब्रेन, all of them are formed, are developed due to hydrophobic exclusion property of the water। अगर वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी ना होती तो इनके अंदर इस तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं थी, और अगर इनके अंदर ये वाली अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो तो फिर ऐसी सूरत में सेल के अंदर कौन सा फीचर लैक करेगा? सेल के अंदर ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है ना, वो लैक करेगी। देखो जैसे हमारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स बने हुए ना, कंपार्टमेंट्स बने हुए, सो ऑल ऑर्गेनल्स, जनरली ऑल ऑर्गेनल्स हैव स्पेसिफिक मेम्ब्रेन अराउंड देम। तो वो इसी वजह से डेवलप हो रही है कि वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अगर हम वाटर के अंदर प्लेस कर दें, इतना सारा पानी और उसमें एक अकेला फॉस्फोलिपिड, तो बताओ उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? वो इस तरह से यूं इन्वर्टेड पोजीशन में होगा ए, या फिर वो इस तरह से ऐसे करके अपराइट पोजीशन में होगा दैट इज बी, या फिर वो इस तरह लेटरल साइड पर, राइट साइड पर उसकी टेल्स होंगी दैट इज सी, या फिर वो उसकी टेल्स यूं लेफ्ट साइड पर होंगी दैट इज डी। सो विच विल बी द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन अ वाटरी मीडियम? बी। सर बी होगा। बी। तो ये जो टेल्स हैं ये कहाँ जाएंगी बताओ, बी अगर है तो? अपवर्ड होंगी सर। अपवर्ड कहाँ पर, यानी पानी से बाहर निकली हुई होंगी या पानी के अंदर ही होंगी? पानी से बाहर होंगी। पानी से बाहर होंगी, बिकॉज दीज टेल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इस वजह से ये पानी से बाहर निकल जाएंगी और वो जो हेड है वो इस तरह से फ्लोट कर रहा होगा पानी में। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि जो ये माइसील है, जब आपने कहा कि कम फॉस्फोलिपिड्स होंगे तब माइसील बनेगा, जब ज्यादा होंगे तो लिपोसोम बनेगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो जाए कि बड़ा माइसील बन जाए अगर ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स है? क्यों है लिपोसोम ही क्यों बनना है? असल में देखो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक लेंथ है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्पेसिफिक लेंथ है। तो अगर ये बहुत सारे होंगे तो ऐसी सूरत में फिर ये इस तरह से आपस में इनका जो इंटरेक्शन था ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। अगर बहुत सारे होंगे तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तभी स्टैब्लिश होगा कि एक लेयर इनकी अंदर हो और दूसरी बाहर हो, तो फिर उनके दरमियान ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन फॉर्म करें। तो जब ये ज्यादा होते हैं ना तो फिर ये लिपोसोम बनाते हैं, और अगर ये फिर कम हो तो फिर ये छोटा जो क्लस्टर है वो माइसील की फॉर्म में बनता है। ये वजह होती है। माइसील बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता क्योंकि उनके दरमियान जो टेल्स में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन था वो स्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा। तो उस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को डेवलप करने के लिए साइज ऑफ द माइसिल विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, ये वजह है। गुड। अच्छा, तो उसके बाद अब देखो नेक्स्ट इसमें लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस जो है, आइस दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द वाटर। आइस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, आइस आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर फ्लोट करती है ना। तो आप जरा इमेजिन करें कि आइस जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, एंड आइस इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड स्टेट ऑफ द वाटर है ये। बट व्हेन वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आइस, इट बिगिन टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड वाटर। तो क्या वजह है ये वाटर की सरफेस पर क्यों फ्लोट करना शुरू कर देती है? अगर आप इसको जस्ट इमेजिन करें, वाटर की सरफेस पर कौन सी चीजें फ्लोट करेंगी? जो वाटर से हल्की होंगी या वाटर से जो वजनी होंगी? लेस डेंस होंगी। जो लेस डेंस होंगी वो फ्लोट करेंगी। जो मोर डेंस हैं वो तो लाजमी सिंक कर जाएंगी ना। ये आयरन की बनी हुई कोई चीज ये पानी में क्यों सिंक कर जाती है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ आइस एक्चुअली इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस लो डेंसिटी ऑफ द आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो लेस डेंस देन वाटर है ये। और असल में होता क्या, ये डेंसिटी लो कैसे होगी इसको अगर हम रीजनिंग करें? एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ आइस इट डेवलप्स इनटू अ जाइंट स्ट्रक्चर। एक बहुत ऐसे जाइंट स्ट्रक्चर में ये तब्दील हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
स्टैब्लिश हो जाएगी इसके अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं लैटिस लाइक स्ट्रक्चर। लैटिस, लैटिस असल में ये एक ज्योमेट्रिक शेप होती है, इट इज अ परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप। यानी जैसे किसी जगह पर अगर ऐसे करके गोल 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 दायरे इक्वल साइज के मौजूद हों तो इसको भी लैटिस कहा जाएगा। अगर किसी जगह पर यूं इस तरह से इक्वल साइज के ट्राइंगल्स ऐसे करके यूं मौजूद हैं तो इसको भी लैटिस कहा जाएगा। और अगर किसी जगह पर यूं चकोर ऐसे करके स्क्वायर्स मौजूद हैं तो इसको भी लैटिस कहा जाएगा। और अगर किसी जगह पर यूं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं तरतीब के साथ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसको भी लैटिस कहा जाएगा। यानी लैटिस ये कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं जो इस तरह से अरेंज्ड हो प्रॉपरली, उसको लैटिस कहा जाता है। तो ये देखो होता क्या है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होंगे तो ऐसी सूरत में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं तो इनके दरमियान यूं गैप्स आ जाते हैं और इनकी अरेंजमेंट यूं हो जाती है, इसको कहते हैं लैटिस लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो एक वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये उसका हाइड्रोजन और इसका अपना दूसरा जो हाइड्रोजन है दूसरी तरफ है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इसका ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो इसने इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये जितने भी आपको ये लाइट ग्रीन कलर में ये लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन ये वाले जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है पिंकिश से कलर में, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली कौन सा बॉन्ड था, याद करें कल हमने पढ़ा था, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है। तो यूं जब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो इनके दरमियान चूंकि गैप्स अपीयर हो जाते हैं और जब गैप्स अपीयर होंगे तो इनकी डेंसिटी लो हो जाएगी। इस तरह से आइस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी वजह से अब वाटर का रोल क्या है, ये जो प्रॉपर्टी आपने देखी कि जब ये लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होगा तो उस वक्त इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। कहा जाता है कि तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी लोएस्ट डेंसिटी होती है। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी इज द लोएस्ट। सो लोएस्ट डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बेटा, तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर वाटर का रोल क्या होगा? तो असल में देखिए वाटर इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर जो रोल परफॉर्म कर रहा है वो ये है कि जब भी फ्रीजिंग वेदर होता है तो ख़ास तौर पर जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे सी, ओशन वगैरह या पॉन्ड, लेक, तो उनकी सरफेस ये फ्रीज कर जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और वो सरफेस जब ये फ्रीज कर जाएगी तो ऐसी सूरत में ये एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी। इंसुलेटिंग लेयर का मतलब है कि ये हीट को इस तरह से कंडक्ट नहीं होने देगी थ्रू द वाटर। तो जो बाहर लो टेम्परेचर था उसका असर नीचे पानी पर नहीं हो सकेगा, लिहाजा जो अंडर वाटर लाइफ है वो बड़ी स्मूथ अपनी सर्वाइवल जारी रखेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये अगर ठंडे इलाकों में देखें तो आप देखते हैं कि जो लेक्स हैं वो फ्रीज कर जाती हैं। तो लेक ऊपर से फ्रीज करती है लेकिन नीचे जो उसके पानी है वो टेम्परेचर उसका मॉडरेट रहता है और इसी वजह से उसके अंदर जितनी भी लिविंग क्रिएचर है वो नॉर्मली प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से वो लेक अगर फ्रीज हुई है तो अंदर सारा कुछ फ्रीज हो जाएगा उसका, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ सरफेस उसकी फ्रीज होगी और जबकि अंडर वाटर उसका बिल्कुल नॉर्मल रहता है और वहाँ पर जो लिविंग बींग्स हैं वो अपनी सर्वाइवल जारी रखते हैं। तो ये बेनिफिट होता है इस प्रॉपर्टी का कि आइस की फॉर्म इसकी डेंसिटी लो होने से ये फ्लोट करेगी और इस तरह से इंसुलेशन का ये काम करेगी। सो दिस इज द रोल ऑफ वाटर फॉर लिविंग बीइंग्स। अच्छा, तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको आप डिफाइन करते हैं दैट वाटर हैज एबिलिटी टू बी आयोनाइज इनटू OH नेगेटिव आइंस, दिस इज OH नेगेटिव, ये नेगेटिव आइन है, ठीक है, एंड H पॉजिटिव आइंस। तो इसका ये आइंस के अंदर डिसोशिएट होना ये आयनाइजेशन कहलाएगा। तो ये आपने आयनाइजेशन याद रखनी है। आयनाइजेशन की प्रोडक्ट्स ये होंगी OH नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। ये वाटर समटाइम इस तरह से भी टूटता होता है, ऐसे करके 2H प्लस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2। इज इट आयनाइजेशन? ये आयनाइजेशन है वाटर की? नो, दिस इज एक्चुअली फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब फोटोलिसिस होता है, जब वाटर पिगमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है, तो उस वक्त ये इस तरह से टूटता है। लेकिन वैसे वाटर आमतौर पर आयनाइज होने की प्रॉपर्टी रखता है और इसकी आयनाइजेशन की प्रोडक्ट्स
OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होगा तो इक्वल नंबर ऑफ OH एंड H आयंस विल बी लिबरेटेड। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ H एंड OH आयंस व्हेन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड, तो रेशियो वुड बी 1:1। बेशक 10 क्या, यहाँ 1000 वाटर मॉलिक्यूल भी आयनाइज हो तो रेशियो ऑफ हाइड्रोक्साइल एंड हाइड्रोजन आयन विल बी 1:1। अच्छा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर के ऊपर तकरीबन इतने वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं कि इनकी जो H आयंस और OH आयंस जो प्रोड्यूस होंगे, इनकी अगर कंसंट्रेशन उस वक्त मेजर की जाए तो वो कंसंट्रेशन आपके सामने आएगी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन ऑफ H आयन भी होगी और ये कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन भी होगी। तो जब ये दोनों की कंसंट्रेशन इस तरह से बराबर हो तो इसका मतलब है वो वाटर प्योर है, और जब भी इनकी कंसंट्रेशन डिफर कर रही हो तो इसका मतलब वाटर इज नॉट प्योर, उसमें कोई और चीज भी एडेड है। ठीक है, तो हम आमतौर पर केमिस्ट्री के अंदर पीएच स्केल यूज करते हैं ना वाटर की इस एबिलिटी को जानने के लिए, इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए। तो इसमें ये जो 7 pH है, 7 pH ये प्योर वाटर की pH है जिसमें 10⁻⁻7 मोल पर लीटर H आयंस भी हैं और OH आयंस भी, सेम कंसंट्रेशन है दोनों की। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वाटर प्योर ना हो तो ऐसी सूरत में या तो H आयंस की ज्यादती हो जाएगी या OH आयंस की ज्यादती हो जाएगी। अगर H आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो ऐसी सूरत में एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और pH स्केल पर वैल्यू लो हो जाएगी। असल में ये जो pH है दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। आपने ये केमिस्ट्री में डेफिनेशन पढ़ी होगी, दिस इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो स्केल है pH स्केल, इसके ऊपर ये जो वैल्यूज हैं 7 फिर 6 5 4, तो ये हर एक वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है ना तो H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो H आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। H आयन की कंसंट्रेशन इस वैल्यू के साथ नेगेटिव लॉग रिलेशन शो करती है। लॉग रिलेशन क्या होता है? लॉग रिलेशन ये होता है कि जैसे ये जो 7 pH वाला मीडियम होगा और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद द मीडियम हैविंग 6 pH, तो ऐसी सूरत में आप कंसंट्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है और यहाँ पर -6 मोल पर लीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये A कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस ज्यादा है या B ज्यादा है, तो विच वन इज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस? B इज हायर। वेल डन। ठीक है, तो अगर मैं अब दूसरा सवाल पूछता हूँ कि ये जो A कंसंट्रेशन है H आयंस की और B, इसमें कितना डिफरेंस है कि ये ओनली डबल है, ये इसका A का ये B डबल है, या ये 10 टाइम्स हायर है या 100 टाइम्स हायर है? 10 टाइम्स हायर है। तो इट इज एक्चुअली 10 टाइम्स 100 टाइम्स, 10 टाइम्स सॉरी 100 times. हाँ 10 टाइम्स हायर है, सॉरी। तो ये 10 टाइम्स हायर है, बिल्कुल ठीक है। A के मुकाबले में B की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ग्रेटर है, और इसी तरह से ये जो C कंसंट्रेशन है ये B के मुकाबले में 10 टाइम्स ग्रेटर है। लिहाजा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि A और C में कितना फर्क है, तो 10 टाइम्स का यहाँ पे फर्क आया, 10 टाइम्स का यहाँ पर, तो 10 × 10 दैट इज 100। A और C में 100 टाइम्स का डिफरेंस आ गया है, तो C की कंसंट्रेशन 100 टाइम्स उससे ग्रेटर है। तो ये जो 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा होता है इसको लॉगरिथमिक डिफरेंस कहा जाता है, और नेगेटिव लॉग से मतलब ये होगा कि अगर पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू कम हो रही है तो ये कंसंट्रेशन H आयंस की बढ़ रही है, और वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन H आयंस की कम हो रही है। अच्छा, तो अब देखो जैसे जैसे ये H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, पीएच के ऊपर पीएच स्केल पर वैल्यू कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ऐसी सूरत में जो अल्कलाइनिटी या बेसिसिटी है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो ये वाले जो दोनों मीडिया होते हैं, एसिडिक मीडियम एंड अल्कलाइन मीडियम, दे आर नॉट प्योर, दे आर नॉट प्योर मीडिया, यानी ये प्योर वाटर कभी भी नहीं हो सकता। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ H एंड OH आयंस। बहरहाल ये जो मैंने आपको वाटर की ये प्रॉपर्टी बताई ना, H और OH आयंस के अंदर डिसोशिएट होना, जिसकी वजह से ये वाटर
यहां पर आपको इस तरह से एग्जिबिट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका रोल लिविंग बॉडीज के लिए क्या होगा, ये तो हम इसका एक केमिकल एस्पेक्ट देख रहे थे ना। But what is the role of water in living beings because of this property? So because of this property, the role of water in living beings can be considered as that water act as a source of H plus ions and OH negative ions for the metabolic activities. Water जो है वो इस तरह आयनाइज होकर H और OH आयंस का एक सोर्स बन जाता है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा ना, फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि जब वो फोटोसिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब हुई और लाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से। तो आपने वहाँ पर पढ़ी होगी बात कि H प्लस आइंस वो इस तरह पंप होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम स्ट्रोमा टू, ये अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये डिटेल से बताएंगे। तो ये H आइंस स्ट्रोमा से थाइलेकोइडिनर स्पेस में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि भाई ये जो H आइंस है ये कहाँ से आए हैं, ये यहाँ पर जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था ये वो वाले H आइंस हैं। तो भाई ये वो भी हैं और इसके अलावा आयनाइजेशन ऑफ वाटर के रिजल्ट में भी H आइंस इस स्ट्रोमा साइड पर मौजूद होंगे, ये वो H आइंस हैं। समझ आई बात? तो दीज आर द H आइंस और प्रोटॉन्स विच आर पम्प्ड। तो ये H आइंस या प्रोटॉन्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये वाटर की आयनाइजेशन से रिलीज होंगे एंड दे विल टेक पार्ट इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये रोल ऑफ वाटर होगा इन लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, वाटर ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडीज in two different ways. Number one, water acts as a lubricant to protect from the abrasive damage. एब्रेसिव डैमेज का मतलब है कि जब कोई इस तरह से चीज़ आपस में मूव करती हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन डेवलप होती है, तो उस फ्रिक्शन से जो डैमेज डेवलप होगा उस डैमेज को एब्रेसिव डैमेज कहा जाएगा। तो एज अ लुब्रिकेंट वाटर एब्रेसिव डैमेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड सिमिलरली इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एज शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, यानी हमारे बॉडी में बास पार्ट्स के गिर्द वाटरी कुशन प्रेजेंट होते हैं, लिहाजा किसी किस्म का कोई मैकेनिकल स्ट्रेस उस बॉडी पार्ट को डैमेज नहीं कर पाता। तो ये दो डिफरेंट वे में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एज लुब्रिकेंट एंड एज शॉक एब्जॉर्बर। मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर वाटर लुब्रिकेंट है या शॉक एब्जॉर्बर है। फॉर एग्जाम्पल cerebrospinal fluid, you are familiar with this fluid, this is present around the brain and spinal cord. So what do you think, cerebrospinal fluid is a lubricant or shock absorber or both? सब बहुत होगा, नहीं लुब्रिकेंट क्यों होगा, शॉक एब्जॉर्बर होगा। यहाँ पे कौन मूवमेंट होनी है। बाकी लोग क्या कहते हैं? अब आपने तो जवाब दे दिया जी, बाकी क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट, शॉक एब्जॉर्बर, लुब्रिकेंट नहीं होगा ये? नहीं सर, मूवमेंट ही बिल्कुल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने कोई मूवमेंट नहीं करनी होती, इस वजह से यहाँ पे इसका एज अ लुब्रिकेंट कोई किरदार नहीं है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर है। कहीं हम गुस्से में आके सर को जोर जोर से दीवार में ना मारना शुरू कर दें और कहीं ये नाजुक सा ब्रेन हमारा डैमेज ना हो जाए, इसलिए ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर गिर्द ब्रेन के गिर्द मौजूद है। तो ये ब्रेन को किसी किस्म की मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से भी आप वाकिफ हैं। हार्ट के गिर्द ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड? ये लुब्रिकेंट है या शॉक एब्जॉर्बर है? और बोथ? ये लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट बेसिकली। ठीक है, दिस इज, ये बहुत ही थिन फिल्म होती है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ बल्क। देखो जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होता है और जो लुब्रिकेंट है वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा। सो दिस इज अ वेरी थिन फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द हार्ट सरफेस।
एंड द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक कवर है जिसके अंदर हार्ड एनक्लोज्ड है, तो पेरिकार्डियम और हार्ड सरफेस के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर लुब्रिकेशन कर रहा है ताकि ये हार्ट जो बार बार इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो उसकी नाजुक सी सरफेस पेरिकार्डियम के साथ रगड़ खा खा के उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएं, जैसे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं ना, तो कहीं इसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ जाएं और हमारा दिल थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए। तो इस मकसद के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड थी, तो ये एज अ लुब्रिकेंट यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और आप देखिए मदर बॉडी के अंदर ये जो एक डेवलपिंग यंग वन है फीटस, इसके गिर्द एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? शॉक एब्जॉर्बर और लुब्रिकेंट और बोथ? ये दोनों की एग्जाम्पल एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर शॉक एब्जॉर्बेंस भी रिक्वायर्ड होती है कि मदर की जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स होती हैं डेली लाइफ की, उसकी वजह से ये यंग जो फीटस है ये कहीं डैमेज ना हो जाए। और फीटस जो कि मदर बॉडी के अंदर रोटेट करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, तो कहीं उसकी मूवमेंट की वजह से मदर की बॉडी को या फिर इसकी अपनी बॉडी को किसी किस्म का कोई डैमेज ना पहुंचे। तो इस तरह ये दोनों के तौर पर एक्ट कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एंड व्हाट अबाउट दिस pleural fluid which is present around, so this is again a kind of the lubricant, ठीक है। and do you think about sweat? What is the role of sweat? sweat का lubricant होगा या shock absorber होगा या both? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुछ भी नहीं करता या सिर्फ none? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, बस एक दफा बता के रुक जाया करो, बाकियों को भी मौका दिया करो जी। तो स्वेट का रोल क्या है? ये लुब्रिकेंट है या शॉक एब्जॉर्बर है या फिर ये दोनों के तौर पर एक्ट करता है या नन ऑफ देम? इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड। सो एक्चुअली शॉक एब्जॉर्बर भी नहीं है ना ये लुब्रिकेंट है। दिस इज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन, नॉट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन के लिए ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी बात हो रही थी कि ये थर्मल शॉक से प्रिवेंट करता है, तो इसका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। इसी तरह से आप देखिए ये जो टीयर फ्लूइड है इसका क्या रोल होगा? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली। प्रोटेक्शन भी तो देता है ना थोड़ा सा, तो प्रोटेक्शन एज अ लुब्रिकेंट ही प्रोवाइड कर रहा है ना। हम यही तो डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शन दो तरह से ये वाटर प्रोवाइड कर रहा है, एज अ लुब्रिकेंट एंड एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है जी, तो ये बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स के बारे में आपने क्या? साइनोवियल फ्लूइड। हाँ जी, साइनोवियल फ्लूइड भी ये बेसिकली लुब्रिकेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स हो रही हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर, तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉक एब्जॉर्बेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोन्स ऑलरेडी हार्ड होती हैं, तो बेसिकली वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि मूवमेंट हो रही होती है, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो। तो ये बॉडी के जो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं उनके बारे में आपने ये ज़रूर सोचना है। तो आज का ये जो लेक्चर है मेरे ख्याल में हम ये यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं। वाटर की सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं और अब आगे कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन शुरू करना है। मेरा इरादा था कि हम उसको भी शामिल करते, लेकिन बीच में अब टाइम काफ़ी हो गया, तो इंशाल्लाह बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.